नमस्कार। आज मैं आप सभी को पाठ क्रमांक 8 सुनो किशोरी, जो पाठ का नाम है, जिसकी लेखिका आशा रानी वोहरा है। यह एक पत्र विधा है जो माँ द्वारा बेटी सुगंधा को एक पत्र लिखा गया है। सर्वप्रथम हम लेखक का परिचय पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। श्रीमती आशा रानी जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले की तकवाल तहसील स्थित ग्राम दुल्हा में हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में आप अपना अलग स्थान रखती हैं। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके लेख धारावाहिक रूप से छपते रहे, विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रहीं। महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना आपके लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आपकी प्रमुख कृतियाँ भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक, पत्रकार आदि। विधा परिचय देख लेते हैं बच्चों, जो इस प्रकार है। विधा परिचय अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिकों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा जोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया है। इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक कलात्मकता को स्पर्श करता है। हम इस विधा में देखते हैं कि जो आधुनिकता जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, हमारे जीवन में पत्र का महत्व भी कम हो गया है। हम आजकल समाचारों के माध्यम का प्रयोग पत्रों द्वारा न करके हम आज की आधुनिकता की जो गैजेट आ गए हैं उसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। पाठ परिचय देख लेते हैं। लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। किशोरियों के हृदय में झांक कर मित्रवत उन्हें उचित अनुचित, करणीय अकरणीय का बोध कराया है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को काल बाह्य और त्याज्य मानकर उनकी अवहेलना कर रही है। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतार कर स्वीकारना होगा। अब हम परिच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। परिच्छेद इस प्रकार है। सुगंधा। सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई। बेशक जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो, वहाँ तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी ही होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर। इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। जहाँ कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी, वहाँ भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकाल ली जाएगी। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा। इस परिच्छेद में लेखिका एक माँ के रूप में अपनी बेटी सुगंधा से कहती है, जब वो पत्र उन्हें मिलता है वह अधिक खुश भी होती हैं और कहती हैं कि उनकी जो विचार हैं
जो बात उन्होंने इस पत्र में बताई है उन्हें बहुत पसंद आई है और कहा है कि अपने विचारों का, अपने बातों का परस्पर आदान प्रदान होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आदान प्रदान होने पर ही हम उसके राह पर या राह निकाल सकते हैं, कुछ रास्ता निकल सकता है। अपनी कही सुनी बातों को में बंधन या संकोच कैसा, हमें एक दूसरे से अपनी बातों को परस्पर आदान प्रदान करते रहना चाहिए। मैंने तो अधिकार की बात यूँ पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े बड़े ऊंचे सपने देखा करती है। आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों को चौड़े फैलाकर धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती, केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा न जाए। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर, कहीं ऐसा न हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैने छत विछत हो जाए। ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो, फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही। अब यहाँ क्या अर्थ निकलता है कि बेटी से माँ पूछ बैठती है और कहती है कि जीवन में यदि ऊंचा उड़ना है, सपने देखना है, मेरी बेटी जो सपने देख रही है, उन सपनों के छोटे छोटे डैनों को जो चौड़े फैलाकर, डैनों का अर्थ होता है पंख फैलाकर उड़ने वाली, जो ये ऊंचाइयां भरने वाली जो चिड़िया के समान है, जो बच्ची है, उसके पंख कोई काट न डाले, इसलिए उसे धरती की ऊंचाइयों को देखना है, संभलना है, उसकी डोर को मजबूत करना है और आगे बढ़ते रहना है। किसी अनजान या अवांछित स्थल पर ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ और छत विछत हो जाओ। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। यह उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। यहाँ लेखिका कहती है कि हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना है, अपनी अच्छी परंपराओं को नहीं छोड़ना है, हमारी पुरानी जर्जर रूढ़ियों को हमें तोड़ना है, न कि अपनी परंपराओं को। परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना तुम? नहीं तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना, उसे ज़रूर पढ़ना। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। लेखिका कहती है अपनी बेटी को कि तुम अपने उड़ान को कायम रखो, लेकिन अपनी परंपराओं को, अपनी रूढ़ियों को, जो अच्छी परंपराएं हैं, उसे तुम नष्ट मत होने दो। सांस्कृतिक जो आधार है उसे तुम्हें नहीं छोड़ना है। संस्कृति से संबंधित जो साहित्य है आपके विद्यालय में, आपके कॉलेज के पुस्तकालय में, अगर यदि वो मौजूद है तो आप उसे खोज कर लाना और उसे ज़रूर पढ़ना, जो आपके लिए अपने व्यक्तित्व का एक अटूट हिस्सा बनाने में आपके लिए बहुत सहायक होगी। अब तक के परिच्छेद के आपके कुछ प्रश्न इस पे दिए गए हैं, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाया गया है। अब मैं अगला परिच्छेद पढ़ने जा रही हूँ। बदलते वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है, पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया
अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। अब यहाँ क्या बताया है कि यदि हमें अपने समय के साथ, बदले हुए वक्त के साथ, बदलते समय के साथ यदि तुम नए मूल्यों को अपना रहे हो तो उसे पहचानो, उसके शब्दों को रेखांकित करो। ऐसे नहीं कि उसके फायदे और नुकसान को न देखते हुए हम उसे अपना ले और बजाय हानि के हमें हाथ और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। पश्चिमी पश्चिमी मूल्यों पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमज़ोर करना, या यूँ भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। अब यहाँ बताया कि पश्चिमी जो मूल्य हैं, जो हमारी दुनिया का जो मूल्य है, नए मूल्य हैं, वह पर्याय नहीं हो सकता। हमें पुराने मूल्यों को अब इतना भी टूट फूट गए हैं कि उन्हें जैसे के तैसे जोड़ा नहीं जा सकता। यदि जोड़ भी दिए तो उसका आधार जो है वो कमज़ोर होगा और वो अपनी परंपराओं को उसमें नहीं ढाल सकते हैं। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति, रूढ़ी है समय के साथ अनुपयोगी हो गए, मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। यही अंतर है दोनों में। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपने में समेटता चला जाता है। इसलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य बहरा कर गिरेंगे ही। लेखिका कहने का तात्पर्य ये है कि यह निरंतर जो परिवर्तनशील जो गति है, इसका प्रवाह जो है वह अपने सड़ी गली रीति रिवाजों को फेंकता हुआ बाहरी भीतर विदेशी मूल्यों को समेटता हुआ चलता है। इसलिए हमें इन टूटे फूटे मूल्यों को भरकस जोड़ने की कोशिश नहीं करना है, उसका लाभ नहीं होगा और वह वह बहराकर गिर जाएगा। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, ज्यों के त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते, जाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे, वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। मुझे लगता है यह पत्र का अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया है। बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना, इसलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए ज़रूरी है, जिससे वह अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। यहाँ लेखिका कहती है कि देखो बेटा, कि आपको अपने पत्र का ध्यान रखते हुए, पत्र का अंश जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हारे लिए भारी हो सकता है, परंतु आपको अपने इस संस्कृति को बचाने के लिए, परंपरा को समझने के लिए आपको साहित्यिक की पुस्तकों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको अच्छी तरह से अपनी संस्कृति का पहचान हो सके। कुछ प्रश्न परिच्छेद पर आधारित दिए गए हैं जो आपके समक्ष स्क्रीन पर दिया गया है। अब हम अगले परिच्छेद की तरफ बढ़ेंगे जो इस प्रकार है। यहाँ तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए है
कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। कहे उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती है। नए मूल्यों के निर्माण का दम खम अभी उसमें नहीं आया है। सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपने धरती पर टिकाना होगा। अब यहाँ पे लेखिका ने अपनी बेटी की सहेली के प्रसंग का चित्रण किया है, कि बताया है कि जो तुम्हारी सहेली है, ठीक है, अपने मित्रता का कर्तव्य निभाने के लिए हमें उसकी सीमा रेखा को बताना पड़ेगा कि उसकी जो रचना का जो संघर्ष है वो अपनी पुरानी पीढ़ी को भूलते हुए नए पीढ़ी के नए मूल्यों को अपनाते हुए हमारे पुराने मूल्यों को वो काट फेंकते जा रही है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे समझाएं, हम उसे सही राह पर ले जाएं। सुनो, नए मूल्यों का निर्माण तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले धरती पर टिकाना होगा। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देगी। तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है, और एक ही झटके में यूं टूट कर हार बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी हो तो सोच समझकर उसे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ लेखिका कहने का तात्पर्य यह है कि रचना जो तुम्हारी सहेली है, उसे समझाओ कि छोटी छोटी कार्यों को करने में हमें बहुत आसानी प्राप्त होती है, हम आसानी से करते जाते हैं। जब वही क्रांति, वही कार्य जब बड़ा दिखा होता है तो कठिन लगने लगता है, एक झटके में वो टूटकर हार जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं कि मूर्खता भरी कार्य है। तो हमें समझदारी से कार्य को करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम अनजाने में ही मूर्खता भरे कार्य कर बैठे और अपनी हानि हो जाए। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए उसे समझाना ज़रूरी है। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे अनजाने, जांचे परखे, एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल होगी। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो अपने मित्रों के निकट रहकर भी एक दूसरे को देखे जाने बिना जाने परखे एक दूसरे की राह में रुकावटें बनते हैं, प्रेरणा और ताकत, रोड़ा नहीं प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी होते हैं, तो वो क्रांति में कोई कठिनाई नहीं आती है। मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बीच से वे पूरी जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी ही कही जा सकती है, क्रांति नहीं। ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझा जाएगा। समझना चाहिए इतनी जल्दबाजी में तो कितनी छोटे से कम
काम के लिए उठाया कोई छोटा कदम भी फायदा ही सफल हो, शायद ही सफल हो। यह तो जिंदगी का अहम फैसला है। लेखिका कहती हैं कि अपने दोस्त को, रचना को समझाओ कि वो प्रतीक्षा करे, धैर्य करे, धैर्य करे, संतोष करे तो ही कुछ कार्य होगा। एक दूसरे को, स्वयं को तैयार करे, बिना सोचे समझे जल्दबाजी किसी कार्य में नहीं करना है। मैं समझती हूँ रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना ही काफी नहीं है। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है, उसमें हस्तक्षेप करना भी। पर रचना को इसके लिए दोष देने व उसकी भर्त्सना करने से भी बात नहीं बनेगी, बिगड़ जरूर सकती है। हो सकता है कथित प्यार के जुनून में उसका उल्टा असर हो और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे। कन्नी काटने लगे अर्थात बात न करे। कन्नी काटने लगे एक मुहावरा है, बचकर निकल जाना। और वह तुमसे बचकर निकल जाएगी और इसका असर जो है वो उल्टा होगा। एक अच्छे मित्र होने के नाते, एक अच्छी सहेली होने के नाते तुम उसकी सहायता कर सकती हो, उसको अच्छे राह पर ले जा सकती हो। उसे थोड़ी थोड़ी बात को बुरा भी लगेगा, पर क्या करें, हमें अपने मित्रता का, अपने मित्र होने का कर्तव्य निभाना भी है। इसलिए संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभालनी भी होगी। दोष अकेली रचना का है भी नहीं, दोष उसकी नासमझ उम्र का है या उसके उस परिवेश का है जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए हैं। यह उम्र ही ऐसा है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। पछतावा उसे तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है। अब लेखिका यहाँ क्या कहती हैं कि जो उसकी सहेली रचना है उसकी ही गलती नहीं है, उसका ही दोष नहीं है, वो तो नासमझ है, वो उम्र का नासमझ है, उसका कोई परिवेश नहीं है, उसके संस्कार ही उसे ऐसे नहीं दिए गए हैं जिससे कि उसे संभल कर चलना चाहिए। आज के नव युवकों को, नव युवतियों को कोई भी बहकावे में आ जाकर नई मीठी मीठी बातें अगर कोई कर ले तो उनके बहकावे में आ जाती हैं और बाद में उनको एहसास होता है जब पानी सिर से ऊपर चला गया होता है। इस उल्हाड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आज़ादी के नाम पर स्वयं को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है और उसके बहकने की, उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसा ही है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझना मुश्किल होगा। उल्टे तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। अब यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि उम्र कि अगर उस पड़ाव पे लड़की आ गई है जो अपने परिवार के संरक्षण के बारे में भी नहीं सोच रही है, वह इतनी प्यार में मग्न हो गई है कि उसे अपने परिवार की भी चिंता दिखाई नहीं पड़ती है, उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है जिसे वह चाहती है। उसके कदम भटकने की संभावना होती है, वो अन्यथा उसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो उलझने बढ़ाने की प्रयत्न करती हैं। ये आप
सुगंधा तुम ये समझाने की उसे कोशिश करना, पर लेखिका कहती है कि तुम बहुत चालाकी से सूझबूझ से अपने दोस्त होने का फर्ज निभाना, वरना दोस्ती में दरारें भी आ सकती हैं। एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो उससे भी कहो वह अपनी माँ को पत्र लिखे, अपने घर की भाई बहनों की बातों में रुचि ले, अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करे और उनसे सलाह ले। यदि उसकी माँ इस योग्य न हो तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देश ले। यह भी संभव न हो तो अपने किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती है। नहीं तो तुम हो ही ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। कितनी अच्छी बात लेखिका ने बताई है यहाँ पे कि यदि उसकी सहेली परिवार से कटी कटी सी है तो उसे कहो कि वो किसी के द्वारा अपने अपने बातों को अपने परिवार के समक्ष प्रस्तुत करे, उन्हें बताए, पत्र का सहारा ले, पत्र लिखो। नहीं माँ पिता, नहीं भाई बहन, या तो फिर तुम्हें बताए, तुम्हारा सहारा ले। जब तक वो अपने मन की बात नहीं बताएगी उसके कार्य को जो है वो सफलता प्राप्त नहीं होगी। यदि तुम उसकी बातों को यदि दिल पे ले लोगी तो फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा यही कर्तव्य है कि तुम उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर उसकी बात का बुरा नहीं मानना है, उसे प्यार से समझाना है। एक शुभचिंतक सहेली के नाते ऐसे समय तुम्हें उसे सहेली इसलिए अकेला नहीं छोड़ देना है कि वह तुम्हारी बात नहीं सुनती या तुम्हारी बात का बुरा मानती है। तुम साथ छोड़ दोगी तो वह और टूट जाएगी। अकेली पड़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो। यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। अगर जरूरी समझो तो सहेली के कठिन दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी समय बात कर सकती हो। उसकी मंशा जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो या आगाह करा सकती हो। यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्चल है, अपने प्यार में सच्चा या अडिग लगता है, तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती हो। पर यहाँ भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत कदम न उठाने का वायदा लेना होगा, वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं। इसलिए मैंने कहा है यह तुम्हारी सूझबूझ की ही परीक्षा होगी। और एक बात यह मत समझना कि सलाह केवल तुम बेटी हो इसलिए दी जा रही है। यही सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी या अपने बेटा बेटी के लिए समान रूप से लागू होती है। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। अगले पत्र में जानकारी दोगी ना। यहाँ पर पाठ समाप्त हो जाता है।
लेखिका ने कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात को, अपनी बेटी के प्रश्न का उत्तर उन्होंने इतने अच्छे से, सरलता से, एक पत्र के माध्यम से, जिस प्रकार बेटी अपनी माँ को अपनी बात बताती है और किस अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से लेखिका इस उनके प्रश्न का उत्तर देती हैं, और जिससे कुछ जो संदेश हमारी युवा पीढ़ी के बच्चों के लिए हैं, किशोरियों के लिए हैं, वो बहुत ही लाभकारी और एक संदेश और सुरक्षा के हित में जानकारी दी है। हम सारांश में एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि इस पाठ में लेखिका ने क्या बताने की कोशिश की है। पाठ का सारांश इस प्रकार है कि लेखिका जो है उसकी लड़की सुगंधा का पत्र पाकर खुश होती है कि इस पत्र द्वारा लड़की के साथ विचारों का आदान प्रदान संभव होगा। लेखिका का यह पत्र मानो आज की युवा पीढ़ी को लिखा गया पत्र है। इस पत्र में लेखिका ने युवाओं को सावधान करना चाहती है। सपने साकार करने वाले युवा उड़ान भरते समय धरती पर निगाह रखें, ये लेखिका का संदेश है। इस पाठ के माध्यम से लेखिका जो है वो युवा पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी को एक संदेश भेज रही हैं और लिखा है कि परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझ लें। समय के साथ बदलती, नए मूल्यों को जोड़ती गतिशील परंपरा का स्वीकार करना चाहिए और समय के साथ अनुपयोगी जर्जर रूढ़ी का त्याग करना चाहिए। युवक कॉलेज जीवन की अवधि में मित्रों को ठीक से जांच परख कर चुने, खूबियों कमियों के साथ दोस्ती को अपना लें। दोस्ती ऐसी हो जिसमें परस्पर विकास में वह बाधा न बने। रोमानी भावनाओं में बहकर मूर्ख निर्णय नहीं ले। पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय भी मूर्खता ही है। शादी आज़ादी के नाम पर बहकने से पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा, यह भी संदेश दिया है। अच्छी सहेली का यह कर्तव्य है कि सहेली के बर्ताव पर ध्यान दिया जाए। अगर सहेली परिवार से दूर गई है तो उस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास किया जाए। सहेली के मूर्ख निर्णय के साथ ना दे, न सिर्फ तटस्थ रहे बल्कि गलत निर्णय में हस्तक्षेप कर दें। सहेली का हित अहित देखना सच्ची सहेली का कर्म है। युवा अपने मन की भावनाएं, समस्याएं, परेशानियां, इन पर घरवालों के साथ खुली चर्चा करें। माँ, बहन, भाभी, समझदार सहेली, किसी न किसी से बातचीत करके समस्या पर उपाय ढूंढने की कोशिश करें। दोस्तों में धैर्य, संयम, सूझबूझ, विश्वास की परीक्षा ली जाए। ये बातें न सिर्फ लड़कों के लिए बल्कि लड़कियों के लिए, बल्कि लड़कों के लिए भी जीवन में लाभकारी है, जीवन में लाना ज़रूरी है। पाठ का समापन यहीं पे हो जाता है। परिच्छेद पर आधारित प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो आपके स्क्रीन पर प्रस्तुत किया गया है। स्वाध्याय हेतु, स्वाध्याय और आकलन हेतु प्रश्न उत्तर, कारण लिखिए, संजाल पूर्ण कीजिए, शब्द संपदा, पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न, साहित्य संबंधी ज्ञान। धन्यवाद।